सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अम्बेडकर संदेश में। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे अनोखी घटना की। वो अनोखी घटना जिसके तहत 1917 में कांग्रेस पार्टी ने, उस समय कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल नहीं हुआ करता था, कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया। सम्मानित साथियों, बाबा साहब का सटीक विश्लेषण इस मुद्दे को लेकर हम आपके समक्ष रखेंगे। और इस समय खंड बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 हम शुरू कर चुके हैं। आज इसका दूसरा दिन है, यानी कि दूसरा भाग हम कह सकते हैं। तो ये जो प्रस्ताव पारित किया गया 1917 में कांग्रेस के द्वारा, बाबा साहब कहते हैं ये अनोखी घटना थी। कांग्रेस के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया ये एक अनोखी घटना है। आखिर अनोखी घटना क्यों है? तब बाबा साहब कहते हैं कि इसके लिए आपको इतिहास में जाना होगा, आपको इतिहास जानना पड़ेगा। इतिहास किसका? कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस के द्वारा पूर्व कहे गए कथनों, कांग्रेस के लोगों के द्वारा कहे गए कथनों की बात यहाँ पर करेंगे। यानी कि जो कांग्रेस के पूर्व में अध्यक्ष रहे उनके स्पीचेज यहाँ पर रखे जाएंगे बाबा साहब के इस लेख के माध्यम से, खंड 16 के माध्यम से। और साथ ही साथ कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं उनके यहाँ पर भाषण रखे जाएंगे। उन भाषणों में उन्होंने दलित वर्ग के बारे में क्या कहा है। आज जो 1917 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया है उसमें ये प्रस्ताव ये है। बाबा साहब कहते हैं कि बड़े उदात्त शैली में उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है। प्रस्ताव ये है कि जो छुआछूत है होता है अस्पृश्यों के साथ में, जो उनके साथ जातिवाद का व्यवहार किया जाता है, जाति भेद किया जाता है, ये इसका यहाँ पर निषेध किया गया है। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने इस तरह का प्रस्ताव पारित किया। तब बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस की अनोखी घटना है। अनोखी घटना क्यों है? बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि लोग इससे पहले की घटनाओं से परिचित हैं, वे इसे अनुचित विवरण नहीं समझेंगे। जो लोग पूर्व के कांग्रेस के क्रियाकलापों से अगर परिचित हो जाएंगे तो बाबा साहब कहते हैं कि हम इसे अनोखी घटना कहते हैं, तो वो इसको गलत नहीं समझेंगे। ये कई कारणों से अनोखी घटना हुई है। उन कारणों को लेकर हम उपस्थित हुए। आज द्वितीय भाग में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बाबा साहब ने कांग्रेस के इतने अच्छे प्रस्ताव को अगर आप देखेंगे, पीछे का इतिहास नहीं जानेंगे तो आप अच्छा ही कहेंगे। इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस का पर्दा फाश कर दिया बाबा साहब ने। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कांग्रेस की इस अच्छे प्रस्ताव का पर्दा फाश क्या किया, इसके पीछे की हकीकत क्या बताया, इतिहास क्या बताया, आप भी जानना चाहते हैं तो आप आज के अम्बेडकर संदेश को जरूर सुनें। आइए बढ़ते हैं आगे। अध्याय 1 में इस समय हम लोग चल रहे हैं और खंड 16 में आज दूसरा भाग है, पेज नंबर 4 से 7 तक। अनोखी घटना, कांग्रेस ने अस्पृश्यों की ओर ध्यान दिया, ये अनोखी घटना है। और यहाँ पर वर्ष 1917 में कांग्रेस का जो प्रस्ताव है उसको लेकर बाबा साहब अनोखी घटना कहते हैं। अधिवेशन की अध्यक्षा पहले तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। वह अपने अनेक ऐसे कार्यों के कारण जनता में लोकप्रिय थी जिसके लिए भारत के भावी इतिहासकार उन्हें सदा याद रखेंगे। वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी जिसका मुख्यालय अडयार में है। श्रीमती एनी बेसेंट भूतपूर्व ब्राह्मण रजिस्ट्रार के पुत्र श्री कृष्णामूर्ति को भावी नेता के रूप में ऊंचा उठाने के लिए प्रसिद्ध थी। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग की संस्थापक के रूप में जानी जाती थी। श्रीमती एनी बेसेंट को ऐसे अनेक कार्यों के लिए उनके मित्र भले ही उनकी प्रशंसा करें, परंतु वे कभी भी अस्पृश्यों की हमदर्द रही हों, ऐसा मैं नहीं मानता। आखिर क्यों? बाबा साहब कभी हवाई बात नहीं करते थे। सटीक उदाहरण रखते हैं बाबा साहब। कहते हैं जहां तक मुझे ज्ञात है वो अस्पृश्य के प्रति प्रतिकूल धारणा रखती थी। बाबा साहब कहते हैं फरवरी 1909 के इंडियन रिव्यू में द अपलिफ्ट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेज शीर्षक से प्रकाशित लेख, जिसमें अस्पृश्यों के बच्चों को सार्वजनिक स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या कहा? आज एनी बेसेंट की विचारधारा का पर्दाफाश होगा उनके स्पीच के माध्यम से।
आज 1917 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, अछूतपन नहीं किया जाना चाहिए, जाति भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या सही मायने में यही सोच कांग्रेस के प्रत्येक नेता की है? जब प्रत्येक नेता की वो सोच नहीं होगी तो कैसे कांग्रेस इस प्रस्ताव को अमल में ला पाएगी? इसलिए अनोखी घटना कहते हैं। आइए सुनते हैं श्रीमती एनी बेसेंट का वह भाषण। वो कहती हैं कि हमने प्रत्येक राष्ट्र में ऊंच नीच का सामाजिक आधार देखा है। मतलब पहला ही सेंटेंस उन्होंने इस तरह से यूज किया जिससे कि भारत में जो सामाजिक आधार पर ऊंच नीच जो किया जा रहा है उसको आप सटीक मतलब सही से ठहरा सकें, जस्टिफाई कर सकें, ऐसा कहने की कोशिश कर रही हैं एनी बेसेंट। समाज का एक बड़ा वर्ग अज्ञानी, अपमानित, अशिष्ट है जो ऐसे काम करता है जिसकी समाज को जरूरत है, परंतु उसी समाज द्वारा उन्हें तिरस्कृत एवं बहिष्कृत किया जाता है जिसकी आवश्यकताओं की वे पूर्ति करते हैं। इंग्लैंड में भी एक ऐसा समाज है जिसे सब मर्ज्ड टेंथ कहते हैं, जो वहाँ की जनसंख्या का 10वां भाग है। उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, वे कुपोषण के शिकार हैं और उन्हें बीमारी घेरे रहती है। वे रोग उन्हीं विषमताओं से पैदा होते हैं। ये अन्य जीव जंतुओं के समान अल्पबुद्धि के होते हैं। कुपोषण के कारण उनके बच्चे अकाल मौत मरते हैं, उन्हें सूखे जैसे रोग हो जाते हैं। उनमें जो कुछ ठीक ठाक सुडौल होते हैं वे घृणित कार्य करते हैं, जैसे भंगी का काम, झाड़ू लगाना, वेलदारी का काम, बंदरगाहों पर मजदूरी, ठेले खींचना। वे मजदूर बनते हैं और वे समाज में बहुत निम्न स्तर के होते हैं, जैसे शराबी, लुच्चे, लोफर, लफंगे, टुच्चे, मंगते, भिखमंगे, जघन्य अपराधी और आतताई लुटेरे। पहले प्रकार के व्यक्ति ईमानदार और मेहनती होते हैं तथा दूसरे प्रकार के लोगों को जबरदस्ती अपनी रोटी कमाने के लिए श्रम करने पर विवश किया जाता है। भारत में ऐसे ही वर्ग की संख्या कुल जनसंख्या का 6वां भाग है और उनका जातीय नाम है दलित वर्ग। इस समाज का निर्माण इस देश के उन प्राचीन निवासियों से हुआ है जिन्हें आर्य आक्रमणकारियों ने उन पर आक्रमण कर गुलाम बनाया। ये वर्ग शराबी, कबाबी और निहायत गंदा रहता है तथा उसका स्वच्छता से चाहे वह खाने की हो या रहन सहन की हो कोई सरोकार नहीं रहता। उनके यहाँ केवल विवाह में ही कुछ रीति रिवाज होते हैं। बच्चों के साथ ठीक व्यवहार किया जाता है। उनमें क्रूरता, हिंसा और अपराध बहुत ही कम होते हैं। अपराधी समुदाय के लोग जैसे वंशानुगत चोर, डकैत इनसे अलग रहते हैं और झाड़ू लगाने वाली, भंगी जैसी जातियों के साथ वे नहीं मिलते। काश्तकार और कारीगर भी दलित वर्ग के होते हैं। वे विनम्र, समर्पित, परिश्रमी, दयालु और संतोषी होते हैं। बहुत कम में संतोष कर आनंद से रहते हैं। सामान्यतः कम बुद्धिमान होते हैं। नागरिकोचित मूल्यों का उनमें पूरी तरह अभाव हो ऐसी बात भी नहीं है। वे सहिष्णु और दयालु तथा स्वभाव के धार्मिक होते हैं। वास्तव में वे सभ्य समाज के लिए बड़े लाभप्रद हैं। ऐसे लोगों के लिए जो दलितों पर होने वाले अमानुषिक अत्याचार एवं क्रूर व्यवहार को महसूस करते हैं, जो ये महसूस करते हैं कि उन भारतीयों के लिए क्या किया जा सकता है, जो स्वतंत्रता की मांग करते हैं और चाहते हैं कि दूसरों को भी आदर देना चाहिए तथा स्वतंत्रता का भागीदार बनाना चाहिए। शिक्षा ही दलितों के उत्थान का एकमात्र उपाय है, परंतु बुनियादी कठिनाई ये है कि समाज के जिस वर्ग के लिए मांगें की जाती हैं और जिसकी हालत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई जाती है, समाज के उसी सबसे निचले अस्पृश्य वर्ग के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता। जहाँ कहीं भी दिया भी जाता है तो उनमें तथा सवर्ण बच्चों में बराबरी और मेल जोल का दर्जा नहीं होता। अतः ये पूछना आवश्यक हो जाता है कि क्या भाईचारे का अर्थ किसी वर्ग के स्तर को घटाना है? किसी भी परिवार में बड़े बच्चों और छोटे बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, ज्ञान एवं प्रकृति के अनुसार नहीं। अब से जो संबंधुत्व को बदलेगा और सुसंस्कृत वर्ग से मांग करेगा कि बनावटी समानता स्थापित करने के लिए पीढ़ियों से प्राप्त किए जाने वाली शिक्षा के फलों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये भावी उन्नति में बाधक सिद्ध होगी, जैसे इस समय भी निरर्थक है। दलित वर्ग के बच्चों को सबसे पहले सफाई से रहने की शिक्षा देने की आवश्यकता है। व्यवहार में शालीनता, प्रारंभ में ही धार्मिक और अनैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। शराब तथा अन्य प्रकार के दुर्गंध और तेज गंध वाले भोज्य पदार्थों के खाने के कारण दलित वर्ग के बालकों के शरीर से पीढ़ियों से दुर्गंध आती रहती है। उनका शरीर भी पीढ़ियों से शुद्ध भोजन करते आ रहे हैं तथा सफाई से रहते आए सुसंस्कृत
बालकों के समान ही है, परंतु उन दलितों के बच्चों को उनके समकक्ष लाने में पीढ़ियां गुजर जाएंगी। हमें दलित वर्गों को भी उस भौतिक शुद्धता के स्तर तक लाना होगा और जब तक ऐसा नहीं किया जाता उनमें निकट संपर्क स्थापित करना अनुचित होगा। एनी बेसेंट का ये कहना कि दलितों के जो बच्चे हैं, दलित समाज के जो बच्चे हैं, उनमें दुर्गंध आती है, उनमें शुद्धता का अभाव है और इसलिए जब तक हम उन्हें शुद्ध नहीं बना लेते, उनमें आचार व्यवहार सारी चीज़ें सुसंस्कृत हम नहीं उनको कर लेते, तब तक हम उच्च वर्ग के बच्चों के साथ विद्यालय में एक साथ बैठाना उचित नहीं होगा। ये बात कहना है एनी बेसेंट का। बाबा साहब यहाँ पर आगे लिखते हैं, उनके स्पीच को लिखते हुए कहते हैं कि हम इसके लिए उन बच्चों तथा उनके माता पिता को दोष नहीं देते, मैं तो केवल कटु वास्तविकता स्पष्ट कर रही हूँ। ऐसे बच्चों को स्कूल में प्रथम पाठ के तौर पर नहाना, सफाई से रहने, साफ कपड़े पहनने तथा साफ भोजन करने की शिक्षा देने की आवश्यकता है। दलित बच्चों की ऐसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति स्कूलों में नहीं की जा सकती है। दूसरी कठिनाई जिसका सामना दलित वर्गों के शिक्षकों को करना पड़ता है वह संक्रामक रोगों से पीड़ित बच्चों की है। एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर कहते हैं कि आंखों की बीमारी एक संक्रामक बीमारी है। मद्रास में पंचम अर्थात अंतिंचुर से स्कूलों में शिक्षक बच्चों की आंखों की सफाई कराकर ऐसे संक्रामक रोगों की रोकथाम करते हैं, परंतु क्या उन बच्चों के माता पिता से ऐसी आशा की जा सकती है कि वे नित्य प्रति उन रोगों के संक्रमण से अपने बच्चों को बचा सकेंगे? ऐसे दुर्दशाग्रस्त बच्चों को सुपोषित बच्चों के समकक्ष लाना विडंबना ही होगी। सदाचरण सतत आत्म संयम का फल होता है और सुपोषित बच्चे ऐसा सदाचरण मुख्यतः अपने माता पिता तथा शिक्षकों से ही सीखते हैं। यदि दूसरे बच्चों के साथ बैठाकर उन बच्चों की स्कूल में आदतें न सुधारी जाएं तो उनका शीघ्र पतन होगा, जैसा कि हम आए दिन देखते हैं, क्योंकि जब तक उनमें पहले से ही अच्छी आदतों का समावेश नहीं होगा उनके साथ असावधानी बरतना ठीक नहीं होगा। जिन परिवारों के बच्चों में वंशानुगत सदाचरण और विनम्रता पाई जाती है उनमें कमी नहीं आने देनी चाहिए। विनम्र भाषण, सुस्वर, सुहावने तौर तरीकों का व्यवहार, ये सब प्राचीन सभ्यता की देन है जिन्हें सही बंधुत्व के रूप में सुदृढ़ करना है। यहाँ पर एनी बेसेंट का कहना ये है कि अगर हम दलित वर्ग के समाज के बच्चों को उनके साथ बैठाएंगे तो यहाँ पर जो उच्च वर्ग के बच्चे हैं वो भी निम्न वर्ग में आ जाएंगे। यानी कि ये जो प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर रखा गया, बाबा साहब इसका तालमेल बिठाते हुए कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ये बात यहाँ पर पहले 1909 में स्वीकार की एनी बेसेंट ने कि हम अगर दलितों के बच्चों को एक साथ उच्च वर्ग के बच्चों के साथ बैठाएंगे तो उच्च वर्ग के बच्चों का स्तर घट जाएगा और ये कदापि उचित नहीं होगा कि हम उच्च स्तर पर स्थापित बच्चों का स्तर निम्न स्तर पर कर दें। सम्मानित साथियों, आगे हम जानेंगे कि किस तरह से बाबा साहब ने एक झटके में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को लागू किया भारतीय संविधान के माध्यम से। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन एनी बेसेंट की सोच देखिए किस तरह की है। बस इस दृष्टिकोण से आप उनके भाषण को सुनिए। वो कहती हैं कि इंग्लैंड में सभी वर्गों के लड़के या लड़कियों को एक साथ शिक्षा देना कभी भी उचित नहीं समझा गया। आसमान में ऐसी बेतुकी समानता ठुकराई जानी चाहिए। एटन तथा हैरो उच्च वर्गों के स्कूल हैं तथा रबगी विंचेस्टर के स्कूल भी उन्हीं कुलीन लोगों के लिए हैं जो थोड़े कम ठाट बाट वाले हैं। इसके बाद वे स्कूल हैं जिनमें मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। तत्पश्चात बोर्ड स्कूल हैं जिनमें शिल्पकारों तथा साधारण श्रमिक वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और इन सबसे निम्न स्तरीय लावारिसों, अनाथों और छितरे हुए लोगों के बच्चों के स्कूल हैं जिनके नाम से ही उन स्कूलों के विद्यार्थियों के स्तर का संकेत मिल जाता है। धर्मार्थ या खैराती शिक्षा संस्थान भी हैं। उन दरिद्र स्कूल के बच्चों को एटन एवं हैरो स्कूलों में प्रवेश देने की दलील देने वाले व्यक्तियों के साथ तर्क नहीं किया जाता, उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है। यहाँ पर जब बंधुत्व भाव के नाम पर वैसा ही प्रस्ताव लाया जाता है तो लोग उसका अनुचित स्पष्ट रूप में कहने में लज्जा का अनुभव करते हैं और वे ये नहीं महसूस करते कि दलित वर्गों पर जो अमानुषिक अत्याचार किए गए हैं उनके विरुद्ध वैसा प्रस्ताव केवल हिंसात्मक प्रतिक्रिया सिद्ध करेगा और सही भावनाएं उभर कर सामने आएंगी।
प्रायः कहा जाता है कि सरकारी स्कूल सामाजिक असमानताओं या भेदभाव की ओर ध्यान नहीं देते। वे वहाँ ऐसा प्रदर्शन करते हैं मानो वे अनिवार्यता विदेशी भावनाओं से प्रेरित हैं। वे अपने अपने लोगों के बच्चों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते, यद्यपि वे भारतीय बच्चों के प्रति उदासीन रहते हैं और वे गंदे और साफ बच्चों को एक समूह में एकत्र कर देते हैं। जब सुसंस्कृत बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया जाता है तब यहाँ युवकों की भाषा के भाव को सरलता से जाना जा सकता है और भारतीयों के हित में है कि वे अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजें जहाँ वे अशिष्ट प्रवृत्तियों से बच सकें, जैसा कि इंग्लैंड में अंग्रेज अपने बच्चों के मामले में करते हैं। तो आज का अंबेडकर संदेश यहीं पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, दलित तथा सबमर्ज्ड टेंथ किस देश में है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। यानी कि दलित वर्ग किस देश में, सबमर्ज्ड टेंथ किस देश में है, ये आपको उस देश का नाम बताना है। आगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। दलितों के उत्थान का एकमात्र उपाय क्या है, इस बारे में आपको अपने विचारों से हमें अवगत कराना है। हमें आपके विचारों का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर अंबेडकर संदेश अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।